नमस्कार दोस्तों, आज अपन एसीएफ इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में। कल अपन ने पढ़ा था नेशनल पार्क के बारे में। आज अपन कंप्लीट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, साथ में ही राजस्थान में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य, उनके बारे में देखेंगे। उससे पहले, इसको देखने से पहले अपन चर्चा कर लेते हैं। कल आपको जो क्वेश्चन दिए थे, परसों का जो लेक्चर था L3 यानी यूनिट 9 का जो लेसन नंबर 3 था, उसमें जो आपको क्वेश्चन दिए थे, उन क्वेश्चन के आंसर में पहला क्वेश्चन आपको दिया था, जैव उपचार से क्या तात्पर्य है। जैव उपचार से क्या तात्पर्य है, तो इसमें ऑप्शन ए आंसर आएगा, जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन करना ही जैव उपचार कहलाता है, बायो रिमीडिएशन कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 था, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में स्थित है। तो इसमें भी ऑप्शन ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 था, कार्बन क्रेडिट की संकल्पना किस सम्मेलन से ली गई है। तो क्योटो प्रोटोकॉल से यह संकल्पना ली गई है। ऑप्शन बी इसका आंसर आएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 था, इको मार्क प्रतीक किससे संबंधित है। तो इको मार्क का मतलब है कि ऐसी वस्तुएं जो पर्यावरण के लिए सुरक्षित हो, यानी पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं को इको मार्क टैग लगाया जाता है। तो ये 4 क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको मिल गए हैं। तो अभी अपन देखेंगे आज के 2 क्वेश्चन, और इन 2 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें ऑप्शन ए है, क्योटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू हुई। ऑप्शन ए, क्योटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू हुई। ऑप्शन बी है, क्योटो उपसंधि मुख्यतः है ओजोन परत के क्षरण से संबंधित है। ऑप्शन सी है, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में ज्यादा हानिकारक होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसमें ऑप्शन ए है ए व बी, ऑप्शन बी है ए व सी, ऑप्शन सी है केवल ए, और ऑप्शन डी है केवल सी। तो इनमें से आपको इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची नंबर 1 में बताया गया है एपिको आंदोलन, बी है चिपको आंदोलन, सी है ग्रीन बेल्ट आंदोलन, और डी है टिकाऊ विकास। तो इन सूची 1 को सूची बी से आपको मैच करना है। सूची बी में 1 नंबर में लिखा है एजेंडा 21, 2 नंबर बंगारी मथाई, 3 नंबर चंडी प्रसाद भट्ट, और 4 नंबर है पांडुरंग यानी आत्माराम पांडुरंग। तो इनको आपको सुमेलित करना है, और आंसर इस प्रकार, ऑप्शन ए में 1 2 3 4, ऑप्शन बी 2 3 4 1, ऑप्शन सी 3 4 1 2, ऑप्शन डी 4 3 2 1। तो इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर आपको देने हैं। अब अपन चर्चा कर लेते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होती हैं, वो किस प्रकार राष्ट्रीय उद्यान से अलग होती हैं, इसकी अपन चर्चा करेंगे। अपन ने राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं, उनमें शिकार करना और मानव का प्रवेश करना प्रतिबंधित होता है। वहां पर वो निवास नहीं कर सकता, पशुचारण नहीं कर सकता, इत्यादि गतिविधियां जो है वो प्रतिबंधित होती हैं। जबकि अभ्यारण्य में इसमें कुछ छूट दी जाती है। जैसे अभ्यारण्य में पशुचारण किया जा सकता है, लकड़ी इकट्ठा की जा सकती है, और पर्यटन
से संबंधित कार्य इसमें किए जा सकते हैं अभ्यारण्य, यानी पर्यटन इसमें अलाउ हो सकता है। अगर कोई पर्यटक यहाँ आना चाहे तो वो अलाउ है वन्य जीव अभ्यारण्य। तो वन्य जीव अभ्यारण्य देखने से पहले अपन देख लेते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय जो वन्य जीव अभ्यारण्य है इनको जब घोषित किया जाता है तो उससे पहले कौन से नियमों का पालन करना पड़ता है। राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करने के नियम। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करने के नियम, तो इनको पहली बात तो यह है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राष्ट्रीय उद्यान या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करने की शक्ति राज्य सरकार को दी गई है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किसी प्राकृतिक आवास, जैव विविधता क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करने की शक्ति राज्य को है। पहला तो इसमें यही है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राज्य सरकार को यह शक्ति दी गई है। दूसरा, वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव अभ्यारण्य या फिर राष्ट्रीय उद्यान को जब घोषित किया जाता है तो उससे पहले राज्य सरकार जो है उस क्षेत्र को चिन्हित करती है जिसको राष्ट्रीय उद्यान या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया जाता है, जिसे बोलते हैं प्रारंभिक अधिसूचना। प्रारंभिक अधिसूचना। प्रारंभिक अधिसूचना राज्य सरकार फ्लोरा व फौना से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल को चिन्हित करती है, और इसको चिन्हित करती है तो इसे कहते हैं प्रारंभिक अधिसूचना। इसे कहते हैं प्रारंभिक अधिसूचना। दूसरा है निर्णायक अधिसूचना। निर्णायक अधिसूचना, जब राज्य सरकार द्वारा फ्लोरा व फौना से संबंधित कोई महत्वपूर्ण स्थल है उसको जब चिन्हित कर दिया जाता है कि इसको राष्ट्रीय उद्यान या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया जाना है, तो उसके पश्चात निर्णायक अधिसूचना जारी की जाती है। और निर्णायक अधिसूचना प्रारंभिक अधिसूचना के पश्चात जारी की जाती है। और राज्य सरकार अगर कोई वन भूमि को संरक्षित क्षेत्र घोषित करती है, राष्ट्रीय उद्यान या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य, तो वन्य जीव बोर्ड से इसकी अनुमति लेनी पड़ती है। और अगर किसी जलीय पारितंत्र को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाना है तो इसके लिए भारतीय जलीय जीव संरक्षण बोर्ड से अनुमति लेनी आवश्यक है।
वन्य भूमि संरक्षित घोषित करने हेतु वन्यजीव बोर्ड से व जलीय पारितंत्र को संरक्षित क्षेत्र घोषित करने हेतु राष्ट्रीय जलीय जीव संरक्षण बोर्ड से अनुमति लेनी होती है। अनुमति लेनी होती है। तो ये दो महत्वपूर्ण बिंदु जो है इसको ध्यान रखना है कि वन्य भूमि अगर संरक्षित की जानी है तो उसके लिए वन्य जीव बोर्ड से, जबकि जलीय पारितंत्र संरक्षित किया जाना है तो इसके लिए राष्ट्रीय जलीय जीव संरक्षण बोर्ड से अनुमति लेनी आवश्यक है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, प्रारंभिक अधिसूचना और दूसरा है निर्णायक अधिसूचना। प्रारंभिक अधिसूचना में राज्य सरकार महत्वपूर्ण स्थल को चिन्हित करती है, जबकि निर्णायक अधिसूचना में इन बोर्डों से अनुमति लेनी पड़ती है और इस अनुमति लेने के पश्चात ही उनको राष्ट्रीय उद्यान या फिर वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया जाता है। तो इतनी प्रक्रिया करनी पड़ती है। अगर किसी क्षेत्र को हस्तांतरित किया जाना है राज्य सरकार को, तो उसके लिए केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करती है। यदि किसी क्षेत्र को राज्य सरकार को हस्तांतरित किया जाना है तो केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करती है। अधिसूचना जारी करती है। अगर हस्तांतरित किया जाना है तो उसके लिए केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करती है। राष्ट्रीय उद्यान या फिर वन्य जीव अभयारण्य की अगर सीमाओं में परिवर्तन किया जाना है तो उसके लिए राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड से अनुमति लेनी पड़ती है। राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभयारण्य की सीमाओं में परिवर्तन करने पर राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड से अनुमति लेनी पड़ती है। अनुमति लेनी होती है। अगर सीमाओं में परिवर्तन किया जाना है तो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड से अनुमति लेनी होती है। जलीय जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा वन्यजीव संशोधन अधिनियम 1991 के तहत राष्ट्रीय उद्यान केंद्र सरकार घोषित कर सकती है। किस अधिनियम के तहत?
आपके वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1991 के तहत किस लिए लागू होगा? ये जलीय जीव जंतु व वनस्पति क्षेत्र को अगर राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया जाना है तो उसके लिए राष्ट्रीय आपके वन्य जीव संशोधन अधिनियम 1991 लागू होता है। जलीय जीव या वनस्पति को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाना है तो भारत सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 1991 के अनुसार राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाता है। तो अगर किसी क्षेत्र को राज्य सरकार को हस्तांतरित करना है तो केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करती है। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य की सीमाओं में परिवर्तन करना है तो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड से अनुमति लेनी होती है। जलीय जीव या जलीय वनस्पति को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करना है तो उसके लिए वन्य जीव संशोधन अधिनियम 1991 के अनुसार राष्ट्रीय उद्यान केंद्र सरकार घोषित कर सकती है। अब अपन देखेंगे वन्य जीव अभयारण्य। वन्य जीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की संख्या की अगर बात करें तो भारत में कुल 551 वन्य जीव अभयारण्य है। भारत में कुल 551 वन्य जीव अभयारण्य है। राजस्थान में कुल 27 वन्य जीव अभयारण्य है। ये संख्या जो है ज्यादातर किताबों में 26 दे रखी है, जबकि वन विभाग की जो वेबसाइट है उसमें इसकी संख्या 27 दे रखी है। और वन विभाग का जो प्रतिवेदन है वो आपको डक साइंस क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर उपलब्ध हो जाएगा। उसमें इसकी पूरी लिस्ट आपको दे रखी है, तो अपने को कंफ्यूजन नहीं होना है। सभी किताबों में 26 दे रखा है, जबकि इसकी संख्या कितनी है 27 है राजस्थान में। तो ये आपको अपडेट करनी है। पहले अपन ने चर्चा की थी कुछ क्वेश्चन पे, तो उसमें 25 बताया था, जबकि वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है 27 है। तो उसको आप अगर किसी ने नोट किया हो तो उसको करेक्ट कर लेना, ये संख्या कितनी है 27 है। राजस्थान में कुल वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं 27 है। सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार, और जिनकी संख्या है 96। सबसे ज्यादा अंडमान निकोबार में है। सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य
वन्य जीव अभयारण्य कच्छ का रण वन्य जीव अभयारण्य, जिसे कच्छ डेजर्ट भी कहा जाता है, जो कि एक वाइल्ड एस सेंचुरी है, यानी इसमें जंगली गधे पाए जाते हैं, जंगली गधे यहां पर पाए जाते हैं। और इसका जो क्षेत्रफल है कच्छ डेजर्ट सेंचुरी का, इसका है 7,506 वर्ग किलोमीटर, 7,506 वर्ग किलोमीटर का यह सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कच्छ डेजर्ट, जो कि वाइल्ड एस सेंचुरीज है, जंगली गधे यहां पर पाए जाते हैं। वन्य जीव अभयारण्य IUCN की अनुसूची 4 के अनुसार वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया जाता है, और राष्ट्रीय उद्यान IUCN की अनुसूची 5 के अनुसार राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाता है। तो ये जो दो चीजें हैं ये महत्वपूर्ण हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो केंद्र सरकार ने 1972 में लागू किया था, वो राजस्थान में 1 सितंबर 1973 को लागू हुआ। राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1 सितंबर 1973 को लागू हुआ। 1 सितंबर 1973 को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, इनको आप नोट कर लें। भारत में कुल 551 वन्य जीव अभयारण्य है। राजस्थान में 27 वन्य जीव अभयारण्य है। सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य अंडमान निकोबार में 96 है। सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कच्छ डेजर्ट कच्छ का रण, जहां पर वाइल्ड एस सेंचुरी पाई जाती है। क्षेत्रफल इसका 7,506 वर्ग किलोमीटर है। वन्य जीव अभयारण्य IUCN की अनुसूची 4 के अनुसार निर्धारित किया जाता है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान अनुसूची 5 के अनुसार निर्धारित किया जाता है। अब अपन देखेंगे राजस्थान में पाए जाने वाले ये जो 27 वन्य जीव अभयारण्य हैं, ये कौन कौन से हैं और किस किस जिले में स्थित हैं, इसको अपन देखते हैं। वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया जाता है किसी विशिष्ट प्रजाति अगर वहां पर निवास करती हो, या फिर कोई एक प्रजाति वहां पर निवास करती हो और उसके लिए वो एक प्राकृतिक स्थल है। एक प्रजाति या कुछ विशिष्ट प्रजातियां यहां आवास करती हो तो उसे वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया जाता है। कोई एक प्रजाति हो या फिर विशिष्ट प्रजातियां अगर हो। राष्ट्रीय उद्यान में कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं। वन्य जीव अभयारण्य में लकड़ी इकट्ठा करना, और पर्यटन जैसी गतिविधियां
की अनुमति है। यानी यहां से लकड़ी इकट्ठा कर सकते हैं। पशुचारण भी यहां पर हो सकता है, पशुचारण भी यहां पे अलाउ होता है। शिकार वगैरह यहां पर प्रतिबंधित होता है। पर्यटन जैसी गतिविधियां यहां पर अलाउ है। वन्य जीव अभयारण्य, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में ये सारी गतिविधियां जो है वो उनकी कोई अनुमति नहीं है। वन्य जीव अभयारण्य या राष्ट्रीय पार्क की सीमाओं में राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं में परिवर्तन करने हेतु राज्य विधानसभा में संकल्प पारित किया जाता है। संकल्प पारित करने के पश्चात ही इसकी सीमाओं में परिवर्तन हो सकता है। किसी राष्ट्रीय उद्यान को अभयारण्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जबकि किसी अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित किया जा सकता है। वन्य जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित किया जा सकता है, जबकि इसका उल्टा नहीं हो सकता। यानी राष्ट्रीय उद्यान को कभी भी वन्य जीव अभयारण्य में परिवर्तित नहीं किया जाता। अब अपन देख लेते हैं राजस्थान के महत्वपूर्ण वन्य जीव अभयारण्य। तो पहला अभयारण्य है सिरिस्का वन्य जीव अभयारण्य। सिरिस्का वन्य जीव अभयारण्य। सिरिस्का वन्य जीव अभयारण्य वैसे तो आजादी से पहले 1900 में ही स्थापित किया गया था, लेकिन 1955 में इसे वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया। वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा इसको 1955 में दिया गया। सिरिस्का वन्य जीव अभयारण्य अलवर में स्थित है। ये कहां पर स्थित है? अलवर में स्थित है। और 1990 में इसे बाघ परियोजना में शामिल किया गया। 1990 में बाघ परियोजना में इसे शामिल किया गया। यानी यहाँ पर बाघों की शरण स्थली, यानी यहाँ पर बाघ जो है वो पाए जाते हैं, उनका यहाँ पर आवास है। दूसरा है सिरिस्का ए। दूसरा है सिरिस्का ए। सिरिस्का ए वन्य जीव अभयारण्य। ये भी अलवर में ही स्थित है। 2012 में इसे वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया। राज्य का सबसे छोटा अभयारण्य है। राज्य का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य, जिसका क्षेत्रफल है 3.01 वर्ग किलोमीटर। 3.01 वर्ग किलोमीटर सिरिस्का ए वन्य जीव अभयारण्य का क्षेत्रफल। तीसरा है दर्रा अभयारण्य। दर्रा अभयारण्य कोटा झालावाड़ में स्थित है। कोटा व झालावाड़ दोनों
जिलों में यह स्थित है। कोटा व झालावाड़, दर्रा अभ्यारण्य कोटा व झालावाड़ में स्थित है। नेक्स्ट है आपके जवाहर सागर अभ्यारण्य। जवाहर सागर अभ्यारण्य, जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कोटा, बूंदी व चित्तौड़गढ़, यह है कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, तीनों जिलों में स्थित है। और यहाँ पर घड़ियाल पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? घड़ियाल पाए जाते हैं। जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ तीनों जिलों में स्थित है। यहाँ पर घड़ियाल पाए जाते हैं। पांचवा है जयसमंद अभ्यारण्य। जयसमंद अभ्यारण्य, जयसमंद अभ्यारण्य उदयपुर में स्थित है। जयसमंद झील जो है उसको अभ्यारण्य घोषित किया गया है। जयसमंद अभ्यारण्य उदयपुर में स्थित है। और यहाँ पर स्नेक बर्ड, तेंदुए, बघेरा इत्यादि पाए जाते हैं। स्नेक बर्ड हेतु जयसमंद अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। जयसमंद अभ्यारण्य कहां पर है? उदयपुर में है। सिरिस्का है अलवर में है। राज्य का सबसे छोटा है, 3.01 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। दर्रा अभ्यारण्य कोटा, झालावाड़ में स्थित है। जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में स्थित है। जयसमंद अभ्यारण्य उदयपुर में है, जहां पर स्नेक बर्ड पाया जाता है। फिर है फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य उदयपुर में स्थित है। यह है आपके उदयपुर में स्थित है। और यहाँ पर टीक वृक्ष पाए जाते हैं। टीक के वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य उदयपुर में स्थित है। सातवां है सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। यह अभ्यारण्य भी उदयपुर में स्थित है। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, जहां पर जंगली मुर्गे पाए जाते हैं और जंगली सुअर भी यहाँ पाए, जंगली सुअर और कृष्ण मृग यहाँ पर पाए जाते हैं। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर में स्थित है। जंगली सुअर और कृष्ण मृग यहाँ पर पाए जाते हैं। तो उदयपुर में अपन ने देखा, उदयपुर में 3 है, जयसमंद है, फुलवारी की नाल है और सज्जनगढ़ अभ्यारण्य है। ये 3 अभ्यारण्य उदयपुर में स्थित है। 8वां है सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में स्थित है। प्रतापगढ़ पहले उदयपुर और चित्तौड़ का भाग था, उसी से अलग करके इसको प्रतापगढ़ जिला बनाया गया है। यहाँ पर उड़न गिलहरी पाई जाती है। यहाँ पर उड़न गिलहरी पाई जाती है। अपन ने देखा था एक सरिस्का, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य में हरे तोते पाए जाते हैं। हरे तोते सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। सीता माता अभ्यारण्य में उड़न गिलहरी पाई जाती है। जाखम बांध भी यहीं पर स्थित है। जाखम बांध सीता माता अभ्यारण्य में ही स्थित है, जो कि प्रतापगढ़ में है। फिर है माउंट आबू अभ्यारण्य। माउंट आबू अभ्यारण्य, माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही जिले में स्थित है। और यहाँ पर जंगली मुर्गे पाए जाते हैं।
जंगली मुर्गे माउंट आबू अभयारण्य में पाए जाते हैं। तो फुलवारी की नाल उदयपुर में है, सज्जनगढ़ उदयपुर में है, सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़ में है जहां पर वुडन गिलहरी पाई जाती है, माउंट आबू अभयारण्य सिरोही में है जहां पर जंगली मुर्गे पाए जाते हैं। फिर आपके 10वां है ताल छापर अभयारण्य। ताल छापर अभयारण्य ताल छापर अभयारण्य चूरू में है और यहाँ पर कृष्ण मृग पाए जाते हैं, कृष्ण मृग पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कई विदेशी प्रजातियां भी पाई जाती हैं पशुओं की। ऊर्जा पक्षी यहाँ पर पाया जाता है, ऊर्जा पक्षी, ऊर्जा पक्षी यहाँ मिलता है। ऊर्जा पक्षी की शरण स्थली है, शरण स्थली, ऊर्जा पक्षी की यह शरण स्थली। फिर है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, इन जिलों में राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य स्थित है। यहाँ पर घड़ियाल पाए जाते हैं। इसके अलावा डॉल्फिन पाई जाती है जिसे गांगे सूस कहा जाता है, गांगे सूस इसका अन्य नाम है डॉल्फिन का। इसके अलावा इसी अभयारण्य में ऊद बिलाव भी पाए जाते हैं, ऊद बिलाव। मुख्य रूप से घड़ियाल और डॉल्फिन राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य में है जो कि कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली जिलों में स्थित है, क्योंकि इन्हीं जिलों में से होकर ये नदी प्रवाहित होती है, इसलिए इसमें ये पाया जाता है। फिर है आपके नाहरगढ़ अभयारण्य, नाहरगढ़ अभयारण्य, नाहरगढ़ अभयारण्य जयपुर में स्थित है, जो कि आपके आमेर और नाहरगढ़ की जो पहाड़ियां हैं उसको नाहरगढ़ अभयारण्य घोषित किया गया है। और ये राज्य का प्रथम जैविक उद्यान है और देश का दूसरा जैविक उद्यान। इसके अलावा यहाँ पर भालू जो है भालू रेस्क्यू सेंटर भी है। यह है देश का तीसरा भालू रेस्क्यू सेंटर। बियर रेस्क्यू सेंटर, बियर रेस्क्यू सेंटर क्या है? नाहरगढ़ अभयारण्य प्रथम जैविक उद्यान है और देश का दूसरा जैविक उद्यान है, देश का तीसरा भालू रेस्क्यू सेंटर है। तेरहवा है जमुआ रामगढ़ अभयारण्य, जमुआ रामगढ़ अभयारण्य यह जयपुर में स्थित है। जमुआ रामगढ़ अभयारण्य कहाँ है? जयपुर में ही
स्थित है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान बाड़मेर जैसलमेर में है। बाड़मेर और जैसलमेर में है। राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य, राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है और इसका क्षेत्रफल 3162 वर्ग किलोमीटर है। इसे आक्कल वुड फॉसिल पार्क भी कहते हैं। आक्कल वुड फॉसिल पार्क इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर काफी पुराने जीवाश्म पाए गए हैं। यहाँ पर पीवड़ा नामक सर्प पाया जाता है। इसके अलावा वाइपर, यहाँ पर सर्प जो है वो पाया जाता है। गोडाउन यहाँ पाया जाता है। काले हिरण भी यहाँ पर मिलते हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान बाड़मेर जैसलमेर में है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल 3162 वर्ग किलोमीटर है। आक्कलवुड फॉसिल पार्क भी इसे कहते हैं। यहाँ पर पीवड़ा, वाइपर जैसे सर्प पाए जाते हैं। गोडाउन यहाँ मिलता है और काले हिरण यहाँ पर मिलते हैं। 15 नंबर है रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य जो कि बूंदी जिले में स्थित है और यहाँ पर बाघ पाए जाते हैं। बाघ परियोजना यहाँ पर नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पर बाघ पाए जाते हैं। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। फिर है केला देवी अभयारण्य। केला देवी अभयारण्य जो कि आपके करौली और सवाई माधोपुर 2 जिलों में है। केला देवी अभयारण्य करौली और सवाई माधोपुर 2 जिलों में स्थित है। फिर है शेरगढ़ अभयारण्य। शेरगढ़ अभयारण्य, शेरगढ़ अभयारण्य 12 जिले में स्थित है। यहाँ इसे सर्प उद्यान भी कहा जाता है। यहाँ पर सर्प पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या मिलते हैं? सांप मिलते हैं, इसलिए इसे सर्प उद्यान भी कहते हैं। 18 नंबर टाटगढ़ रावली अभयारण्य। टाटगढ़ रावली अभयारण्य जो कि राजसमंद, पाली और अजमेर में स्थित है। राजसमंद, पाली और अजमेर, इन 3 जिलों में टाटगढ़ रावली अभयारण्य स्थित है। यहाँ पर जंगली मुर्गे पाए जाते हैं। जंगली मुर्गे यहाँ मिलते हैं। टाटगढ़ रावली अभयारण्य राजसमंद, पाली और अजमेर जिले में स्थित है। फिर है कुंभलगढ़ अभयारण्य। कुंभलगढ़ अभयारण्य, यह अभयारण्य उदयपुर, राजसमंद और पाली जिले में स्थित है। यहाँ पर भेड़िए पाए जाते हैं। भेड़िए पाए जाते हैं। कुंभलगढ़ अभयारण्य में भेड़िए पाए जाते हैं और इसके अलावा यहाँ पर चंदन वृक्ष भी पाए जाते हैं। चंदन वृक्ष यहाँ पर मिलते हैं। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य बूंदी में है। ये है एक बाघ, यहाँ पर बाघ पाए जाते हैं लेकिन ये बाघ परियोजना नहीं है। यहाँ पर
केला देवी करौली और सवाई माधोपुर में, शेरगढ़ बारा में, रावली टारगल अभ्यारण्य राजसमंद, पाली और अजमेर में, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर, पाली और राजसमंद में स्थित है, जहां पर जंगली भेड़िए जो है वो पाए जाते हैं और चंदन वृक्ष यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट है सवाई माधोपुर अभ्यारण्य। सवाई माधोपुर अभ्यारण्य जो कि सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। सवाई माधोपुर अभ्यारण्य, सवाई मानसिंह अभ्यारण्य, सवाई मानसिंह अभ्यारण्य जो कि फिर सवाई माधोपुर में ही स्थित है। सवाई माधोपुर अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में, सवाई मानसिंह अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में स्थित है। फिर है भेंसरोडगढ़ अभ्यारण्य, भेंसरोडगढ़ अभ्यारण्य, भेंसरोडगढ़ अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ में यहाँ चौसिंगा, यहाँ पर चौसिंगा हिरण पाया जाता है जिसके 4 सींग होते हैं, वो हिरण यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर जरक पाया जाता है और घड़ियाल भी यहाँ पर मिलते हैं। भेंसरोडगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है बस्सी अभ्यारण्य, बस्सी अभ्यारण्य जो कि चित्तौड़गढ़ में है। बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में स्थित है। वन विहार अभ्यारण्य, वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर, वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर में स्थित है और यहाँ पर जंगली बिल्ली पाई जाती है। जंगली बिल्ली यहाँ पर मिलती है। वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर में है। रामसागर अभ्यारण्य ये भी धौलपुर में है और केसरबाग अभ्यारण्य भी धौलपुर में ही स्थित है। केसरबाग अभ्यारण्य धौलपुर में ही स्थित है। फिर एक लास्ट आपके रह जाता है बंद बारेठा अभ्यारण्य, बंद बारेठा अभ्यारण्य बंद बारेठा अभ्यारण्य भरतपुर में है। बंद बारेठा अभ्यारण्य भरतपुर में है और यहाँ पर बया पक्षी पाया जाता है। बया पक्षी यहाँ पर मिलता है। बंद बारेठा अभ्यारण्य भरतपुर में। सवाई माधोपुर अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में, सवाई मानसिंह अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में, भेंसरोडगढ़ चित्तौड़ में, बस्सी अभ्यारण्य भी चित्तौड़ में, धौलपुर में 3 हैं, वन विहार रामसागर और केसरबाग। वन विहार रामसागर और केसरबाग तीनों ही धौलपुर में है। बंद बारेठा अभ्यारण्य भरतपुर में है जहां पर बया पक्षी पाया जाता है। तो ये 27 अभ्यारण्य राजस्थान में है और ये टॉपिक अपना यहाँ पर कंप्लीट होता है। बहुत बहुत